हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के 7 PM बाई वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम 5 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इस वीक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ 2 पुराने को डिस्कस करेंगे क्योंकि पुराने वाले को हम भूल जाते हैं नए को पढ़ते पढ़ते। और करंट अफेयर्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इन्हें हमें शेड्यूल वाइज रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हमारे माइंड पे वो आएगा और माइंड पे हमेशा वो स्टोर रह के रहेगा और वो निकल कर बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा जो आज मैं और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम ये जानते हैं कि हमारा देश अभी कोविड-19 में जो है 5th पोजीशन में पहुँच गया, यानी जैसे एक रेस लगी हो। तो खैर, ये हमारे लिए दुख की बात है कि हम 5th पोजीशन में पहुंच गए हैं, जबकि हमें पीछे होना चाहिए। जितना ज़्यादा इस रेस में पीछे होंगे उतनी ही ज़्यादा हम जो है सेफ जोन में रहेंगे, और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, क्योंकि हर दिन अब हमारे कंट्री में जो है मोर देन 9,000 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे एक ऐसी कंट्री भी है जो कि पूरी तरह से कोरोना वायरस जोन से फ्री हो चुकी है, इस पैंडेमिक से जो है आज़ाद हो चुकी है, क्योंकि लास्ट 22 मई से उस कंट्री में अब तक एक भी कोविड-19 के केसेस नहीं आए, और जो लास्ट केस था कोविड-19 से रिलेटेड वो 8 जून के दिन यानी कल जो है उसे भी रिलीज कर दिया गया, वो भी ठीक हो गए। तो ये कौन सी कंट्री है? तो फ्रेंड्स, ये है न्यूजीलैंड, जो कि अभी कोरोना वायरस के एक भी केस वहाँ पर नहीं है। तो आई होप कि काश हमारा देश भी ऐसे ही जो है इस पोजीशन पर पहुँचे, एकदम पीछे आ जाए कोविड-19 से के दौर पर, और हम जो है सेफ जोन पर आ जाए, और पूरे वर्ल्ड की जितनी भी देश है वो भी इसी सेफ जोन पर आ जाए इस पैंडेमिक में, ना कि इसके केसेस बढ़ते जाए, क्योंकि इसके केस का बढ़ना खुशी की बात नहीं बल्कि दुख की बात होती है। तो ये था इस वीक का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। इसके अलावा तो ये हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन अभी हम जो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और उनमें से हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट ने जो है अपना फाउंडेशन डे या फिर फॉर्मेशन डे या स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया रिसेंटली। इसके अलावा G7 क्यों है न्यूज़ में, G7 के जितनी भी हिस्ट्री है, क्या है G7, कैसे बना G7, ये सारा हम टाइमलाइन के वाइज जो है इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने जो पिछले अपने बाई वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में केवल एक ही टॉपिक को इम्पोर्टेंस दिया था, दैट वाज इन्वायरमेंटल डे। तो इन्वायरमेंटल डे 2020 पर ज़्यादा फोकस देकर मैंने केवल एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाया था, लेकिन आज ऐसे ही एक और वर्ल्ड जो किस डे को इम्पोर्टेंस देता है, दैट इज़ द वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे के ऊपर कौन से दिन वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों किया जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 2 पुराने क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। तो आइए इसे पढ़ने के लिए चलते हैं आपके स्क्रीन पर। यस, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स फॉर्मेशन डे। तो इनमें से कौन से स्टेट ने रिसेंटली अपने फॉर्मेशन डे को सेलिब्रेट किया? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी झारखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। सो रिसेंटली तेलंगाना ने अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया। तो मैप में तेलंगाना जो है वो कौन से स्टेट से एक्चुअली अलग होकर बना? तो वो बना है अलग होकर के आंध्र प्रदेश से, एंड इट इज़ द 29th स्टेट। लेकिन अब जो है 29th स्टेट्स जो है नहीं इंडिया में, क्योंकि जम्मू कश्मीर और यहाँ लद्दाख जो है अलग यूनियन टेरिटरीज में बदल गए। लेकिन जिस समय तेलंगाना बना था, तेलंगाना जो है वो 2 जून को बनी थी, और 2 जून 2014 में। तो आइए एक बार तेलंगाना के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो important points related with the formation of Telangana as a separate state. So the first is that it was formed on 2 June 2014. अब इसके बाद history of the formation of Telangana. तो सबसे पहले 1955 में SRC means State Reorganization Commission,
SRC में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 में बनी थी, ये जानने के लिए, ये से इसलिए बनाया गया था टू आइडेंटिफाई ऑन व्हाट बेसिस द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड बी ड्रॉन। तो इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये भी रिकमेंडेशन दिया था 1955 में कि हैदराबाद को एक सेपरेट स्टेट के रूप में क्रिएट किया जाए। तो हैदराबाद एक्चुअली पहले ये क्या था, पहले एक जस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के ठीक टाइम पे हैदराबाद जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी और यहाँ के रूलर को किस नाम से जाना जाता था, निजाम के नाम से जाना जाता था। और निजाम जो है वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद जो है वो इंडियन यूनियन में शामिल हो या फिर वो पाकिस्तान के साथ में जाए। तो निजाम जो है एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट ही चाहते थे, लेकिन एट ए मीन टाइम वहां पर जो तेलंगाना प्रांत थी वहां के पीजेंट्स ने जो स्पेशली हैदराबाद के निजाम के ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट में जो है मूवमेंट किया और बाद में फिर इंडियन मिलिट्री यहाँ पर जाकर उसने जो है हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया। अब लेकिन जो है 1955 में हैदराबाद को एक सेपरेट इंडियन स्टेट के रूप में जो है बनाने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन तो दिया था, लेकिन जो प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आई कि उस समय के यानी जो कंटेम्पररी गवर्नमेंट थी उसने नहीं सोचा कि जो है कि वो हैदराबाद को एक सेपरेट स्टेट बनाएगी और उन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया एट दैट टाइम। और एक बात स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दैट इट वाज फॉर्म्ड इन 1953। तो इसे क्यों जो अपॉइंट किया था वो तो मैंने बता दिया था। इट वाज फॉर्म्ड और इट वाज अपॉइंट टू लुक आफ्टर ऑन व्हाट बेसिस द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड बी ड्रॉन। तो इसने ये भी रिकमेंडेशन दिया था कि जो बाउंड्रीज जो होगी, इसके रिकमेंडेशन में ये भी शामिल था कि बाउंड्रीज जो होगी वो लैंग्वेज के बेसिस में बनाई जाएगी, स्पेशली लैंग्वेज ओरिएंटेड होगी। तो इसलिए इंडिया में जितने स्टेट जो अधिकतर बने हैं वो किसके बेसिस पर बने हैं, लैंग्वेज के बेसिस में। हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है। तो खैर तेलंगाना में तेलुगु स्पीकिंग पीपल बहुत ज्यादा थे और तेलंगाना को जो है फिर बाद में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ में कार्व्ड आउट कर दिया गया था इन 1956 में। और अर्लियर ये जो है किस प्रोविंस का पार्ट थी, मद्रास प्रोविंस का पार्ट थी। और आंध्र प्रदेश बनने के बाद में इसे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो तेलुगु स्पीकिंग थे, इसलिए तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ में जोड़ दिया गया था। अब 1969 में फिर क्या हुआ कि द स्टेट विटनेस अ वायलेंट सेपरेट तेलंगाना एजिटेशन और स्लोगन जो दिया इन लोगों ने जय तेलंगाना का स्लोगन दिया। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है कि 1969 में एक सेपरेट तेलंगाना को लेकर मूवमेंट स्टार्ट किया गया। एक्चुअली इनके जो तेलंगाना के लोगों का कहना था कि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इनके लिए, इनके रीजन के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इनको कोई जॉब फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा जो है इन्हें प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो इसलिए इन सारे फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए ये अपना एक सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट चाहते, सेपरेट स्टेट चाहते हैं और सेपरेट स्टेट बनेगी तब जाकर के तेलंगाना का डेवलपमेंट होगा। और इसलिए इन्होंने स्लोगन दिया जय तेलंगाना का। सो तेलंगाना जो मूवमेंट है अब धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल टर्न ले लिया और 1997 में क्या है कि द बीजेपी सपोर्टेड द डिमांड ऑफ तेलंगाना स्टेट। 1997 में बीजेपी ने तेलंगाना स्टेट के डिमांड को सपोर्ट किया और उसके बेसिस पे इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट की और प्रॉमिस किया 1 वोट 2 स्टेट, यानी 1 वोट लेकिन बनेंगे बाद में 2 स्टेट। और इन 2001 लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ 1997 में। अब आ जाती है 2001 जिस समय जो के चंद्रशेखर राव जो इम्पोर्टेंट लीडर, तो इन्होंने फॉर्म किया था तेलंगाना राष्ट्र समिति और इस मूवमेंट को उन्हें तेलंगाना मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश की। और तब से जो है तेलंगाना मूवमेंट जो है और ज्यादा जो है आइडेंटिफाई होने लगा सेपरेट तेलंगाना स्टेट के लिए। अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट का सेंटर कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, तो द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट वाज द करीमनगर डिस्ट्रिक्ट and it was emerged as the center stage for the intensification of the agitations। अब 2001 से अब 2009 में जो है कंटिन्यू तो मूवमेंट चल रही है, लेकिन 2009 में एक इम्पॉर्टेंट जो है
एक्शन लिया गया, किसके द्वारा, के चंद्रशेखर राव के द्वारा। ही वेंट ऑन हिज इंडेफिनिट फास्ट, माने फास्ट अनटू डेथ, जब तक डेथ नहीं होती तब तक ये लोग फास्ट करेंगे। तो ये उन्होंने किनके फुटप्रिंट्स को चलने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है पोट्टी श्रीरामुलु के फुटप्रिंट पर चलने की कोशिश की। तो अब क्वेश्चन आते हैं कि पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे। तो पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो विशाल आंध्रा मूवमेंट के लीडर थे, यानी जिस समय भारत को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद में फिर क्या हुआ, 1950s के टाइम पे आंध्र प्रदेश जो है वो सेपरेट आंध्रा प्रोविंस के लिए, स्पेशली मद्रास प्रोविंस की वो पार्ट थे, तो उन लोगों ने सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने के लिए जो है विशाल आंध्रा मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। तो सेपरेट तेलुगु प्रोविंस के लिए कौन सा मूवमेंट किया, विशाल आंध्रा मूवमेंट किया, और इसके लीडर बने पोट्टी श्रीरामुलु। और ये जो है ये भी जो है इंडेफिनिट फास्ट पर गए और 56 डेज के बाद में फिर इनकी डेथ हो जाती है। तो 56 डेज के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो वो डेथ जो है इसके वजह से बहुत ज्यादा तेजी पकड़ता है विशाल आंध्रा मूवमेंट। जब उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उनके लीडर की डेथ हो गई है तो और भी ज्यादा इस मूवमेंट ने जो है इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए डिमांड किया, और बाद में जो है गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश स्टेट बनाना भी पड़ा। अब इसके बाद जो है अब आते हैं 2010 में कि 2009 में तो के चंद्रशेखर राव जो है वो फास्ट के लिए गए। अब 2010 में जब ये मूवमेंट इतना ज्यादा जो है प्लेटफॉर्म पकड़ रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे लोग वहां से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको लेकर फिर एक कमिटी बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमिटी बनाई इस मूवमेंट के लिए, सेपरेट जो तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए, तो उस कमिटी का नाम था, दैट वाज द कमिटी, दैट इज श्री कृष्णा कमिटी, formed a panel headed by whom Justice retired B.N. श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा कमेटी के हेड कौन थे, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस B.N. श्री कृष्णा। तो उन्होंने इस मैटर को लुक आफ्टर किया। अब उसके बाद फिर 2014 में फिर आती है द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो कि पास होता है हमारे यूनियन पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट के रूप में बनकर सामने आती है और इसका कैपिटल हो जाता है अब हैदराबाद। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बात है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो एक सेपरेट स्टेट के रूप में बन गए, लेकिन अब जो है इनके कैपिटल को लेकर कि तेलंगाना का कैपिटल तो हैदराबाद रहेगी, लेकिन इसके बाद ये भी डिसाइड किया गया कि अगले 10 सालों तक ये जो है आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश का आने वाले 10 सालों के बाद में जो है आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनेगी अमरावती। तो ये था, दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट नेक्स्ट G7 समिट। तो नेक्स्ट G7 समिट जो है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। दैट इज द फ्रांस, इसमें एक है फ्रांस है, सेकेंड द US, थर्ड यानी सी कनाडा, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से जो है कौन सी कंट्री जो है अभी G7 समिट होस्ट करने वाली है। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज द US, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है कि US जो है वो G7 समिट को होस्ट करने वाली है। तो अब जानते हैं व्हाट इज G7। तो G7 क्या है, इसे एक्चुअली कहते हैं ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। तो G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब अलग अलग कंट्रीज के जो गवर्नमेंट मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये कब बना, 1975 में बना। उस समय की जो टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज थी उन सब के द्वारा, और उस समय के जो मैटर थे, प्रेजेंट मैटर्स थे, इकोनॉमिक इश्यूज थे, उन सबको डिस्कस करने के लिए, वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इन लोगों ने G7 बनाया। G7 के जो मेंबर्स है वो है द US, द UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटालियन, कनाडा। तो दीज आर द 7 मोस्ट एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कनाडा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जिस समय G7 बनती है उस समय कनाडा जो है उसमें शामिल नहीं थी। तो ये G6 समझ लीजिए, ये G6 थी, यानी ग्रुप ऑफ 6। लेकिन कनाडा जो है इसे ज्वाइन करती है 1976 में, और 1976 में कनाडा के इसे ज्वाइन करने के बाद ये बन जाता है द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। और इनका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कोई स्पेशल फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, जैसे कि WHO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर्स है, लेकिन G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है।
और कुछ समय तक तो G7 को G8 कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता था। और जब इसे किसने ज्वाइन किया था? रशिया ने ज्वाइन किया था 1997 में। तो रशिया ने G7 को ज्वाइन करके इसे G8 बनाया और रशिया ने इसे कब ज्वाइन किया था? 1997। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 1975 में जिस समय G7 कंट्रीज बनती है या फिर उस समय ये G6 के नाम से जानी जाती थी और 1976 में कनाडा इसे शामिल होने के बाद ये G7 बन गया। और ये एक ऐसा समय था जिस समय पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, द कोल्ड वार वाला सीजन चल रहा था। और ये कोल्ड वार किसके बीच में था? US एंड USSR के बीच में था। एंड द वर्ल्ड वाज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पावर ब्लॉक, एक US लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, तो दूसरे तरफ जो है USSR लेड सोशलिस्ट ब्लॉक में जो है वर्ल्ड ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुकी थी। तो इस समय जो है इन लोगों ने जो पावरफुल इकोनॉमीज जो उस समय के थे उन लोगों ने मिलकर बनाया आपका G7। लेकिन उसमें USSR का जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी रशिया जो है, बाद में इसने जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990s के टाइम पे, तब उसके बाद में USSR के सीट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसने लीड किया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में USSR के सीट को अडॉप्ट किया रशिया ने। रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ USSR इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसलिए जो है USSR 1975 में USSR जो एकदम डिफरेंट कैपिटल पावर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही थी, सोशलिस्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो जो है इस कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाले टीम पे शामिल नहीं हुई। और इसलिए जो है इस समय USSR इसका पार्ट नहीं थी। लेकिन बाद में USSR की सक्सेसर रशिया जो है वो 1997 में, जब कोल्ड वार 1990s में खत्म हो जाता, उसके 7 इयर्स के बाद में फिर रशिया ने G7 को ज्वाइन किया और ये G7 जो है कुछ समय के लिए G8 के नाम से भी जानी जाने लगी। लेकिन बाद में रशिया को एक्सपेल्ड कर दिया गया G8 से इन 2014। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों रशिया को G8 से निकाल कर फिर से इसको G7 बना दिया गया? तो रीजन ये था बिकॉज रशिया एनेक्स द क्रीमिया रीजन फ्रॉम यूक्रेन। तो रशिया ने क्रीमिया रीजन को यूक्रेन से जो है छीन लिया था और इस वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है पूरी तरह से डगमगाने वाली थी। तो रशिया की इस इनिशिएटिव से नाराज होकर के इन लोगों ने क्या किया? रशिया को एक्सपेल्ड कर दिया था और फिर से ये G7 के नाम से जानी जाने लगी। तो एक बार हम इन G7 कंट्रीज को मैप में देखते हैं और मैप में मैंने रशिया को भी इंक्लूड किया है ताकि ये पता रहे कि कुछ समय तक ये G8 के नाम से भी जानी जाती थी। सो द मेंबर्स ऑफ G7 जो है सबसे पहले USA, कनाडा, इसके अलावा जो है फ्रांस के अलावा यूनाइटेड किंगडम, द UK, इसके अलावा जर्मनी के अलावा रशिया। लेकिन अब रशिया जो है उसकी पार्ट नहीं है और प्रेजेंट सिनेरियो में रशिया को लेकर ही क्वेश्चन उठ रहा है। यहाँ पर रशिया जो है वो सबसे बड़ा जो है मुद्दा बनकर अभी आया है। क्यों? रिसेंटली ये न्यूज़ में है, हम अभी इसे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये है इटाली और ये जापान। तो ये जो है 7 फाउंडिंग मेंबर्स अभी आप समझ लीजिए, यानी ये G7 इन्हीं लोगों का है और रशिया इसमें शामिल नहीं है। रशिया तब तक शामिल थी जब ये G8 थी और G8 जो है 2014 में G8 से फिर से क्या बन गया? G7 बन गया। सो लास्ट ईयर ये जो G8 समिट यानी रिसेंट सिनेरियो में अब हम आते हैं, G7 समिट को किसने हेल्ड किया था? ये हुआ था आपका फ्रांस में ऑन अगस्त 24 एंड 26। तो साल में एक बार जो है G7 समिट होती है, एनुअल समिट होती है और ये हुआ था फ्रांस के बिराटीज में। और इस समय फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी स्पेशल गेस्ट के रूप में G7 की समिट को अटेंड करने के लिए बुलाया था। एंड दिस ईयर आल्सो विच इज रिसेंटली इन न्यूज लास्ट वीक कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नरेंद्र मोदी जी को यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को G7 की समिट को अटेंड करने के लिए बुलाया। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो है इस G7 में कुछ रिफॉर्म चाहते हैं और जिसकी वजह से वो इन ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के जो ग्रुप है उससे वो नाराज भी है और उन्होंने ये तक कह दिया अ वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो उन्होंने G7 को लेकर जो अपना कमेंट दिया है that is it is a very outdated group of countries and what he wanted to include Russia। देखिए रशिया जिसे 2014 में G8 से हटाकर फिर से उसे G7 कर दिया गया, तो उसे फिर से जो है डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि रशिया इसमें शामिल हो जाए।
इंडिया भी वो चाहते हैं कि इंडिया भी G7 मेंबर्स का पार्ट बने। इसके अलावा साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी वो इसमें शामिल करना चाहते हैं। और इस साल जो G7 की समिट हो रही है वो 46 समिट है और ये जो है, लेकिन इस समिट को जो है ट्रंप ने डेफर्ड कर दिया दी समिट। और ये समिट इस साल होने वाली थी कहाँ पर, यूएस के कैंप डेविड में होने वाली थी 10 एंड 12 जून को, लेकिन उनसे नाराज होकर के उन्होंने इस समिट को डेफर्ड कर दिया था। सो दिस इज अबाउट G7। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाली क्वेश्चन है कि हर साल वर्ल्ड मिल्क डे जो है कब सेलिब्रेट की जाती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है 4 ऑप्शंस में कि क्या इसे 2 जून को सेलिब्रेट किया गया, 1 जून या 3 जून या फिर 4 जून। So the correct answer is what? The correct answer, it was celebrated on 1 June this year and every year ये हर साल जो है 1 जून के दिन ही सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड मिल्क डे। तो आइए पढ़ते हैं वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में डिटेल में। सो वर्ल्ड मिल्क डे 2020 इसे इस्टेब्लिश किसने किया? वर्ल्ड मिल्क डे इस्टेब्लिश किया गया, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम फाओ के नाम से जानते हैं, ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फाओ ने इसे 1 जून 2001 में स्टैब्लिश किया था और तब से हर साल जो है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट की जाती है 1 जून के दिन। और क्यों इसे स्टैब्लिश किया गया? तो इट वाज स्टैब्लिश टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड। इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि मिल्क को एक ग्लोबल फूड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए एंड टू सेलिब्रेट द डेयरी सेक्टर। एंड ईच ईयर सिंस द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैव बीन एक्टिवली प्रोमोटेड अराउंड द वर्ल्ड। और हर साल 2012 से डेयरी प्रोडक्ट्स के इम्पोर्टेंस और मिल्क के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि मिल्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे फूड के रूप में एक, और इसे हम एक ग्लोबल फूड के रूप में हमें लेना जरूरी है। सो इंक्लूडिंग हाउ डेयरी सपोर्ट्स, और इसके साथ साथ डेयरी जो फर्म्स है ये खास करके कई 1 बिलियन पीपल लोगों की लाइवलीहुड के रूप में भी है, यानी उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी सपोर्ट करती है, उनके लिए इकोनॉमिक बेस के रूप में काम करती है, लाइवलीहुड के रूप में। तो कितने लोगों की लाइवलीहुड के रूप में काम करती है? तो अराउंड 1 बिलियन पीपल टोटली डिपेंड ऑन द डेयरी सेक्टर। और हर साल वर्ल्ड मिल्क डे जो है अपनी एक थीम रखती है, तो इस बार इनकी एनिवर्सरी है तो इसलिए थीम भी रखा गया था 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। एंड इट फोकस्ड ऑन व्हाट? इट फोकस्ड ऑन द डेयरी विद रिगार्ड्स टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। की डेयरी जो है दूध कितना इंपॉर्टेंस है हेल्थ के लिए और साथ ही साथ पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश जी है की जाती है मिल्क के द्वारा। एंड अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड द सेक्टर्स पैशन एंड कमिटमेंट टू फीडिंग आवर कम्युनिटीज। सो ये जो है तो ये वर्ल्ड मिल्क डे इसलिए सेलिब्रेट की जाती है डेयरी के बेनिफिट्स को बताने के लिए और लोगों के पैशन को, उनके कमिटमेंट को, ताकि हम अपने कम्युनिटीज को सही फूड देकर फीड कर पाए और उनकी इम्यूनिटी को हम ग्रो कर पाए। और मिल्क के कितने बेनिफिट्स है ये लोगों को बताया जाता है पूरे दुनिया में और इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश की जा रही है एज अ ग्लोबल फूड। तो ये था वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। यस, नाउ द 4th क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन वैनिला? तो ऑपरेशन वैनिला क्या है? तो इस तरह के कई सारे ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज को अटेंड करने के लिए। तो ऑपरेशन वैनिला क्या है आइए जानते हैं। तो ऑपरेशन वैनिला जो है ये इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया था। इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 28 जनवरी को लॉन्च किया था। और कौन से जगह पे लॉन्च किया था? तो ये एक्चुअली मैडागास्कर जो है, मैडागास्कर बहुत ज़्यादा फ्लड से हिट हुई थी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। तब मैडागास्कर में जो है यहाँ जो इंडियन नेवी की तरफ से ऑपरेशन वैनिला के थ्रू मैडागास्कर के लोगों को मदद पहुंचाई गई थी। एक्चुअली मैडागास्कर वाज हिट बाय वन साइक्लोन विच वाज नेम्ड एज डाइने। तो डाइने साइक्लोन की वजह से मैडागास्कर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। यहाँ फ्लड हुआ था और लगभग 1 लाख पीपल जो है वो इससे सफर हुए थे, अफेक्टेड हुए थे। तो इसीलिए मैडागास्कर के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन वैनिला जो है इंडियन नेवी ने 28 जनवरी को लॉन्च किया था। अब इसमें इंडियन नेवी की कौन से शिप को जो है एक्चुअली यूज किया गया था फॉर दिस पर्पस? दैट इज INS ऐरावत।
तो INS एरावत जो शिप है इंडियन नेवी की बहुत बड़ी शिप्स में से एक बड़ी शिप है, और इस शिप के बारे में इसमें जो है लगभग आप 10 वार टैंक्स को यूज़ कर सकते हैं, और 10 वार टैंक्स को ये कैरी कर सकती है। इसके अलावा 500 से ज़्यादा जो है सोल्जर्स को भी ये लेकर के अपने साथ जा सकती है। इसके अलावा 11 फाइटर टैंक्स भी ये अपने अंदर लोड कर सकती है, यानी ये एक बहुत बड़ी जहाज़ है, और इसी को यूज़ किया गया था और मेडागास्कर के लोगों को हेल्प करने के लिए। तो अब आते हैं मेडागास्कर जो है ये क्या है, ये एक आइलैंड है, और ये आइलैंड कहाँ पर है, ये आइलैंड है हमारे इंडियन ओशन में। लेकिन इंडियन ओशन में इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये आपके अफ्रीका के जो है ईस्ट में लोकेटेड है। अफ्रीका के ईस्ट में मेडागास्कर आइलैंड लोकेटेड है, और इस मेडागास्कर आइलैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो है ग्रीनलैंड के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ग्रीनलैंड के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड जो है पूरी दुनिया का वो है मेडागास्कर, और मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेडागास्कर से रिलेटेड है, सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हमारे जो कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, तो रामनाथ कोविंद जो है वो जो यहाँ मेडागास्कर जाने वाले इंडिया के तरफ से फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इज काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन कौन है, तो काम्या कार्तिकेयन जो है वो एक 12 साल की छोटी सी बच्ची है, और वो क्लास 7 की स्टूडेंट है, नेवी चिल्ड्रंस स्कूल मुंबई, एंड सी बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एकोकुआ अर्जेंटीना। और ये माउंट एकोकुआ जो है ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, जिसकी हाइट है 6962 मीटर, जिसके लिए काम्या कार्तिकेयन फेमस हुई, जो कि एकदम छोटी सी बच्ची और जिसने इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई की। तो फ्रेंड्स देखा हमने कि तेलंगाना ने अपना रिसेंटली फाउंडेशन डे, फॉर्मेशन डे या फिर हम स्टेटहुड डे भी कहते हैं, इसे सेलिब्रेट किया। और साथ ही साथ जो इस स्टेट तेलंगाना के फॉर्मेशन के पूरे टाइमलाइन को हमने डिटेल में स्टडी किया कि तेलंगाना जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तेलंगाना किसकी पार्ट थी। तो अब वो मैंने आपको बताया कि इट वाज द पार्ट ऑफ हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। तो हैदराबाद जो है वो उस समय जो है प्रिंसली स्टेट थी, और उनके रूलर्स को निज़ाम के नाम से जाना जाता था। और किस तरह से हैदराबाद जो है फिर इंडियन यूनियन में आई, किस तरह से किसके एक्टिविटी से आई, एक्चुअली यही तेलंगाना जिसे हम तेलंगाना स्टेट के नाम से जानते हैं, इसी तेलंगाना प्रांत के लोगों ने हैदराबाद के निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया था। और उसके बाद फिर जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमारे देश के प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उन्होंने बहुत सारे उस समय जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था एट दैट टाइम 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर, और उन 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में लाना कोई मजाक बात नहीं थी। लेकिन इस काम को भी करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसलिए उनके इस नेतृत्व को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वरना आज जो यूनाइटेड इंडिया का मैप हम देखते हैं वो शायद ऐसा नहीं होता, कहीं आपको प्रिंसली स्टेट दिखती तो कहीं आपको इंडियन टेरिटरी दिखती। तो इस तरह से एक अजीबोगरीब शायद मैप होता हमारा। लेकिन खैर हम सैल्यूट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को कि उन्होंने हमारे देश के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सभी को भारत में शामिल होने में जो है हमारे देश की मदद की। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हैदराबाद तो हमने देखा, लेकिन इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीर प्रिंसली स्टेट, और कश्मीर प्रिंसली स्टेट के अलावा जूनागढ़, मणिपुर, ये वो सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस हुई हमारे उस समय के कंटेम्प्ररी जो गवर्नमेंट थी इन सबको इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए। तो खैर इस पर हम एक अलग लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा G7 क्या है और G7 क्यों न्यूज़ में है हमने ये भी देखा। और साथ ही साथ वर्ल्ड मिल्क डे, हम मिल्क को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को, इसको इसलिए इतना ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है क्योंकि मिल्क में हर तरह के जो फूड्स की न्यूट्रिएंट की जितने सोर्स होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। और कैसे इसे एक ग्लोबल फूड बनाए जाने की मुहिम है कि ये सभी के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है
है, तो इस पर भी हमने पढ़ा। और साथ ही साथ दो जो है पुराने करंट अफेयर्स को पढ़े कि किस तरह से हमने देखा कि एक छोटी सी 12 साल की बच्ची जो है वो पहुंच जाती है अर्जेंटीना के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक पर। तो इस तरह से पिछले वीक में जो मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इम्पॉर्टेंट सीरीज़ डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा एक 15-16 साल की लड़की ग्रेटा जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट को लेकर जो है पूरी दुनिया पे उस पर मुहिम चला रही है। क्लाइमेट चेंज को लेकर वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये छोटे छोटे बच्चे कितने सेंसिटिव है आज के टाइम पे और कितनी हाई इनकी थिंकिंग है, तो इन सारे चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन लेकर सीखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम वीडियो में जो है और 5 पॉइंट्स के साथ जो है नए करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ पुराने को। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि मुझे भी आप लोगों के तरफ से एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है एनर्जी देती है आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।